नमस्कार दोस्तों, जीके और तबसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप यानी कि इंडियन मैप वाली सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बारे में। क्योंकि देखते हैं हम ये भारत का जो पॉलिटिकली या ज्योग्राफिकल मैप है, जिसमें हम केवल नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पठार ये सब देखते हैं। और ये होता है भारत का जो है पॉलिटिकली मैप, जिसमें हम राज्यों की सीमाएँ और उसको देख सकते हैं, जबकि भौगोलिक मैप में या फिर ज्योग्राफिकल मैप उसमें नहीं देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हमारे आज हिमाचल प्रदेश को पढ़ेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमने पढ़ लिया है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है, एक उत्तर में जम्मू कश्मीर से लगती है, और अगर ऐसे देखा जाए तो कश्मीर और जम्मू से या फिर लद्दाख से लगती है। फिर यहाँ पंजाब से लगती है, और यहाँ हरियाणा से, और इधर उत्तराखंड से लगती है। तो ऐसा कहा जाता है तो इसके कुल 4 जो राज्यों से सीमा लगती है, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो इसकी जो और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला, इतना हम ध्यान रख सकते हैं। फिर इसकी आगे हम देखेंगे पर्टिकुलर जो है हिमाचल प्रदेश का जो ये मैप, और इसमें हमने देखा है इसके जो अलग अलग जगहों के ज़िलों के नाम, और भौगोलिक ये जो इसका है भौगोलिक मैप है, जिसमें घाटियाँ वगैरह और जो है यहाँ से पर्वतमालाएँ जो निकलती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, ये हमारा जो है हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर्वतों की सबसे पहली बात की जाए तो हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, उसकी सबसे छोटी वाली जो रेंज है, सबसे इधर वाली रेंज है, मान हिमालय के नज़दीक जो है यहाँ पे पीर पंजाल, और यहाँ से जो निकलती है यहाँ पे जो है मान हिमालय के नज़दीक है उसकी ये पीर पंजाल है। और मान हिमालय की जो हमारे हिमाचल से निकलती है वो है धौलाधर रेंज या धौलाधर श्रेणी। तो इन दोनों के बीच में ये जो कुल्लू घाटी स्थित है, आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे है जो कुल्लू घाटी स्थित है, और कुल्लू के पास ही है मनाली। नीचे आएंगे तो हम कुल्लू, तो कुल्लू से ऊपर मनाली, ये देख लो यहाँ पे नीचे मनाली है, कुल्लू के पास यहाँ पर मनाली स्थित है। तो मतलब कुल्लू घाटी, तो ये दो पर्वतों के बीच की जो हमने कहा था घाटियाँ हैं, तो मतलब दो पर्वतों के बीच में लोग रहते हैं या वहाँ की जगह होती है, उसको घाटी कहते हैं। वैसे हमने कश्मीर में भी पढ़ा था, कश्मीर घाटी। तो कुल्लू घाटी है ये किसकी, सेब, हम ये कह सकते हैं एप्पल के लिए जो है फेमस, एप्पल के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार एक पाकिस्तान में भी स्वात घाटी है करके, तो वो भी एप्पल के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। और फिर हम देखेंगे कि कुल्लू, ये तो कुल्लू घाटी है जो सेब उत्पादन के लिए उसके लिए फेमस हो ही गई हमारे। और फिर आती है यहाँ पे शिमला। नीचे हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला, तो ये हो गई यहाँ पे शिमला। शिमला में आपको पता होगा राष्ट्रीय जो हम कह सकते हैं आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र, पोटैटो रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पे, शिमला में हमारे। और इससे आगे हम देखते हैं यहाँ पे तो सिक्किम का वो सबसे इधर पूर्वी जिला जो क्या कह सकते हैं कि हम किससे लगता है, तो ये लगता है चाइना से लगने वाला तो है। तो इसे रोकोंग पियो भी कहते हैं। और किन्नौर, किन्नौर मतलब मुख्य मेन जिले का नाम है, रोकोंग पियो यहाँ शहर है, तो ये हम कह सकते हैं। तो ये जो चीन से लगने वाला ज़िला है वो रोकोंग पियो या फिर हम रिकोंग पियो या फिर किन्नौर कह सकते हैं। और उसके बाद जो हमें यहाँ पे आप देखेंगे एक कालका आपको दिखाई देगा। हालांकि कालका जो शिमला रेल लाइन है ये यहाँ पे, तो कालका जो है यहाँ पे चंडीगढ़ यहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है कालका। ये यहाँ पे जैसे शिमला हो गया, और शिमला से यहाँ ये आ जाएगा यहाँ कालका। जो कालका है वो से हरियाणा में पड़ता है। तो कालका हमारे मतलब यहाँ समझाने का उद्देश्य है, कालका शिमला जो रेल लाइन है, हम ये कह सकते हैं जो कालका शिमला रेल लाइन है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है घोषित कर रखा है। आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित करने के बाद इसका जो इंटरनेशनल जो यूनेस्को है वो एक तरीके से वो मतलब इसका संरक्षण करता है। इसमें किसी भी प्रकार की बमबारी या ऐसी घटनाएं नहीं होती। आपको पता होगा कभी भी पाकिस्तान या कोई भी ऐसी अटैक यहाँ नहीं हुई, शिमला वगैरह इन क्षेत्रों में ऐसी नहीं होती। कोई भी मतलब यूनेस्को की धरोहर होती है वहाँ पर कोई देश ऐसी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर इंटरनेशनल जो समुदाय कम्युनिटी है वो उसके अगेंस्ट जो है मतलब कार्रवाई करते हैं, एक्शन करते हैं। तो इस वजह से जो है ये हो गया कुल्लू। तो हम कई बार बोलते हैं जो कालका शिमला है, तो कालका एक मंदिर स्थित है, कालका है जो धार्मिक एक मंदिर के रूप में जो है ये भी फेमस है। तो कालका है जो हरियाणा में स्थित है, जबकि शिमला है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कालका शिमला जो रेल लाइन है इसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फिर हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे, और इन दर्रों को हम इस प्रकार देखेंगे कि इंडिया मैप में भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमें थोड़ा आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। तो ये मान लीजिए इंडिया मैप है हमारा हिमाचल प्रदेश।
तो इसमें हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो 3 दर्रे हैं वो बहुत फेमस हैं। अब हिमाचल प्रदेश से आपको ले जाना है तो इसको मनाली ले रास्ता भी कहते हैं, सबसे ऊँचा रास्ता हाईवे है जो। तो इसमें मतलब नहीं, हिमाचल प्रदेश से कश्मीर जाने के लिए जो दर्रा है वो है बारालाचा दर्रा। बारालाचा ला मतलब यहाँ दर्रा को ही कहा जाता है हिमाचल में। तो ये बारालाचा दर्रा हो गया, एक पर्यायवाची है इसका नाम। तो हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाने के लिए या कश्मीर जाने के लिए है तो बारालाचा दर्रा है। फिर एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश से चाइना में जाने के लिए, यहाँ से हम चीन तिब्बत जाएंगे, हालांकि तिब्बत कई भाग है तो चीन जाने के लिए जो है दर्रा है वो है चिपकिला दर्रा। चिपकिला, तो यह हो जाएगा चिपकिला दर्रा, ये बी बारालाचा दर्रा। फिर आता है हिमाचल प्रदेश से पंजाब जाने के लिए, तो पंजाब जाने के लिए जो दर्रा है वो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हो जाएगा हमारा आर। तो एक ट्रिक से भी हम इसको याद कर सकते हैं कि रोहित हैं वो चिपकली से बहुत डरता है। तो एक ट्रिक हो सकती है कि जो हम लिख सकते हैं कि रोहित चिपकली से बहुत डरता है। तो ये तीनों दर्रे हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे बारालाचा दर्रा कश्मीर जाने के लिए, ये हो जाएगा चिपकिला चीन जाने तिब्बत जाने के लिए, और ये हो जाएगा जो हमारे रोहतांग दर्रा पंजाब जाने के लिए, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। फिर आप देखते हैं कि यहाँ एक चीन में जो तिब्बत से मतलब यानी चीन से एक नदी निकलती है और वो हिमाचल से होते हुए आगे पंजाब में होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और उसका नाम है सतलज नदी, मानसरोवर झील से। तो इस सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में 2 बांध बनाए हुए हैं। मतलब एक तरीके से इसको पूरा संयुक्त रूप से कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध। तो नांगल तो है पंजाब में, भाखड़ा है जो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये बांध यहाँ बना के जो पानी को स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद उसको बिजली भी बनाई जा सकती है, और उस पानी का जो आगे सिंचाई नहर उसके लिए भी काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ हमारे जैसे बिजली उत्पादन का बहुत बड़ा है वो बहुउद्देशीय परियोजना है वैसे तो, लेकिन ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बिजली उत्पादन वो ज़्यादा होता है। तो अब ये जो नदी निकलती है यहाँ, तो हम कह सकते हैं ये सतलज नदी निकली, और यहाँ पे हम जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं नांगल पंजाब में, और एन यहाँ भाखड़ा जो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ आपको पता है जब भी ये कोई बांध बनता है तो उसके पीछे एक जलाशय या सार्वजनिक वो कृत्रिम रूप से एक जलाशय बन जाता है, क्योंकि पानी को स्टोर करते हैं तो उसको वहीं रखना पड़ता है। बहते हुए पानी को आप रोक नहीं सकते, रोकोगे तो एक जलाशय बनेगा, तालाब बनेगा, झील बनेगी, और इसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर झील है वो जो यहाँ पे स्थित है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है वो नहीं, लेकिन हमें ये देखना है, वो रेलवे के हिसाब से बहुत फेमस है, लेकिन ये है जो है इस झील के लिए फेमस है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गोविंद सागर झील, एक गोविंद पंत जलाशय है वो यूपी उत्तर प्रदेश में है। गोविंद पंत जो सागर पंत साहब थे वो भाषा आयोग से जुड़े हुए थे, तो उनके याद में जो बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश में बनाया है। तो गोविंद अगर वल्लभ पंत जलाशय बोला जाए तो यूपी में, जबकि गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब कई बार होता है कि बांध और बैराज, फिर आपको देखा होगा पंजाब में हरी के बांध बनाया हुआ है, फिर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में जो सिंचाई के लिए पानी लाया जाता है। तो अब एक कन्फ्यूजन आता है कि जो ये बांध हम यहाँ लिख सकते हैं, और बैराज, कोटा बैराज बाकी नाम सुनते हैं राजस्थान में, इनमें क्या फ़र्क होता है। देखो बांध का मतलब मान लीजिए यहाँ से पानी आया, आपने इसको बांध बना लिया और इसी दिशा में आगे पानी भेज दिया, आगे आप सही उसकी सिंचाई करो या उसको और भी किसी में काम में ले रहे हो, तो ये हो गया बांध। जबकि यहाँ से पानी आया, आपने यहाँ पानी को रोक के इसको मोड़ दिया ऐसे, यानी कि पानी की अगर दिशा मोड़ दिया आपने, तो वो हो जाएगा बैराज। और बैराज से जो मतलब यानी कि आगे नहरें निकाल के, ज़्यादातर नहरें निकलती है और पानी जल सिंचाई के लिए होता है, या फिर सिंचाई के लिए पेयजल दोनों भी हो सकता है, लेकिन बांध से सामान्य पेयजल भी हो सकता है और विद्युत उत्पादन या बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। तो बांध और जो बैराज में मुख्य तो ये फ़र्क होता है। बांध पे मतलब रोड नहीं निकलती है, ऐसे रोड नहीं निकाल सकते हम, सड़कें वगैरह बहुत कम निकलती है, क्योंकि यहाँ बहुत दबाव होता है पानी का, पानी बहुत मतलब बांध के पीछे वाले भाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ पूरा एक तरह से जलाशय बना हुआ स्टोर रहता है बहुत। लेकिन कहते हैं कि अगर कोटा, कई बार हम सुनते हैं न्यूज़ में कहीं देखते हैं कि क्या अगर भाखड़ा नागल बांध टूट गया, आपको पता नहीं कितने गाँवों को यहाँ से विस्थापित किया, तब जाके इतना बड़ा जो हिमाचल प्रदेश में बांध बनाया गया। और इसका अगर ये पानी टूट भी जाए तो इसकी रक्षा के लिए आगे नागल बांध बनाया हुआ है पंजाब में, कि मतलब अगर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध टूट जाता है तो वो पानी जाके पंजाब में स्टोर हो जाएगा। मतलब ये इसकी क्षमता है, नागल बांध इसको उस पानी को झेल लेगा, और नहीं तो यहाँ पूरा पंजाब हिमाचल प्रदेश ये पूरे बह जाएंगे। तो ऐसा नहीं, सरकार बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाती है, और बहुत बड़ी जो कोई ऐसी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है।
तो ऐसा भागड़ा बांध जो है भागड़ा बांध नांगल दोनों बांध मतलब दोनों संयुक्त रूप से कहा जाए तो कभी नहीं टूटने वाले हैं, इस प्रकार से इनको बनाया गया है। और वहाँ यहाँ मतलब जैसे सड़कें वगैरह नहीं जाती, अब कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से भी इसको रोक दिया गया। पहले तो यहाँ लोग जाते थे, यहाँ पे इसको घटनाएं हो गई। लोग बांध के जो गेट होते हैं, बांध और बैराज दोनों में गेट होते हैं, जब जितनी ज़रूरत पड़ती है यहाँ बांध है, मतलब ये बांध है और यहाँ बैराज है, तो जितनी ज़रूरत होती है इसके ऐसे गेट होते हैं, उसको ऐसे खोल दिया जाता है, जो वो गेट सही है उसको खोल दो जितना पानी भेजना है। और बैराज में भी यही सिस्टम होता है, उसको कितना पानी चाहिए आगे ले जाना है। तो अब जहाँ देखा गया कि कई बार जो लोग पर्यटन के लिए दृष्टि के जाते हैं और यहाँ बांध की जो बंद बंद पड़ी रहती हैं, ये गेट बंद रहते हैं और लोग यहाँ बैठ के सेल्फी लेते हैं, फिर सर वहाँ उनको थोड़ी पता रहता है कि वहाँ कोई नदी में है या नहीं है। बांध मैनेजमेंट या जो प्रशासन है वो तो अपना कार्य करता है, उनको उसी दिन जो है बांध इतने बजे खोलने थे और जैसे ही उन्होंने गेट खोला और लोग बह गए नदियों में, 150 किलोमीटर दूर जाके मिले, तो फिर ये होती है, बाद में लोग बह जाते हैं। और इधर बैराज में तो हालांकि सिंचाई की दृष्टि से होता है पानी, यहाँ भी पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, लेकिन वो उस प्रकार से जो है यहाँ से छोड़ा जाता है पानी को। तो ये बांध और बैराज में मुख्यतः ये अंतर होता है। अगर हमें मतलब कहीं इंटरव्यू में भी ऐसा पूछा जाए या सामान्य दृष्टि से भी हम इतना नॉलेज रख सकते हैं। तो ये जो है मुख्यतः ये हमने यहाँ देख लिया नांगल और बांध के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से नदी निकलती है उसके बारे में देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि पंजाब के बारे में। हमने हिमाचल के प्रदेश के बारे में तो देख लिया काफ़ी कुछ, और हिमाचल प्रदेश में मतलब सामान्य जितनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है वो देख लिया हमने। अगला जो हमारा राज्य है वो है पंजाब। पंजाब आप देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल हिसाब से देखें तो पॉलिटिकल मैप में तो हमारा पंजाब ये रहा और हरियाणा ये रहा और चंडीगढ़ आपको बताइए यहाँ पे रहा है। कई बार देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ कहाँ है, तो चंडीगढ़ खुद एक यूटी है, मतलब यूनियन टेरेटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ का शासन किसके राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ है जो एक अलग अपना जो है केंद्र शासित प्रदेश है, न हरियाणा में न पंजाब में, लेकिन यहाँ हरियाणा और पंजाब की जो है संयुक्त राजधानी है। और एक तरफ है जो पंजाब का प्रशासन बनाया हुआ है, आप इधर बैठो, प्रधान की विधानसभा बनाई हुई भवन बनाया हुआ है, और एक तरफ हरियाणा का विधानसभा भवन बनाया हुआ है कि आप इधर संभालो। और बीच में है एक तरफ है जो अपने यूटी खुद जो है पांडिचेरी का जो है प्रशासन है, सॉरी जो हमारी चंडीगढ़ है उसका प्रशासन है, ये हमने देखा। और यहाँ हम आता है पंजाब में, अगर हम भौगोलिक रूप से देखेंगे तो पंजाब को एक बार देख लेते हैं कि भौगोलिक रूप से इसकी सीमा है जो यहाँ से कश्मीर जम्मू कश्मीर से होती है, फिर हिमाचल से और हरियाणा से। तो यहाँ पंजाब 2-3 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, सॉरी राजस्थान से भी 4 राज्यों से हैं जो सीमा बनाता है। और इधर इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब का पाकिस्तान से, तो ये हम कह सकते हैं। फिर आता है कि पंजाब का नाम पंजाब ही क्यों है, तो पंजाब में है जो 5 नदियाँ बहती थी, अब तो नहीं बहती है, लेकिन पहले क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ पाकिस्तान पंजाब हमारे पास है और कुछ जो है पंजाब पाकिस्तान के पास अलग है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं तो जो पाकिस्तान में अब नदियाँ उतनी नहीं बहती हैं। अब जैसे अब पहले 5 नदियाँ बहती थी इसलिए पंजाब कहा जाता था। 5 नदियाँ वो ये थी कि उस समय जैसे ये इंडस, हम ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी बहती थी, फिर ये झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, तो ये लगभग 5 नदियाँ थी, इसलिए इसको यह पंजाब, यानी कि आब का मतलब होता है कि दो आब, जैसे 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये मान लीजिए गंगा या यमुना है तो इसके बीच के भाग को क्या कहेंगे, दो आब कहेंगे। इसी प्रकार 5 नदियों के बीच के वाले जो मैदानी भाग हैं जिसमें खेती की जा सकती है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, पंजाब। तो इसका 5 प्लस आब, तो यानी कि पंजाब है जो 5 नदियों जहाँ से गुजरती थी। तो हम हालांकि अब नदियाँ अब भी गुजरती है, लेकिन आधा पाकिस्तान पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया। तो अब हमारे वाले पंजाब में जो केवल 3 नदियाँ बहती हैं, ये हम यहाँ से देख सकते हैं, रावी, व्यास और सतलज। तो ये जो रावी और ये यहाँ से व्यास आती है, और यहाँ सतलज जो कि ये देख लीजिए आप, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के यासीन में से मानसरोवर से आते हुए यहाँ पे ये जो सतलज आती है, और इसमें से यहाँ रावी इसमें मिल जाती है, और ये व्यास है जो सतलज में मिल जाती है। तो ये 3 नदियाँ हैं जो हमारे वर्तमान वाले पंजाब में अभी चलती हैं। पहले 5 चलती थी, तो 5 में चिनाब और जो झेलम ये भी शामिल हो जाती थी। तो इसमें मतलब 5 नदियाँ थी, लेकिन अभी 3 नदियाँ ही। तो यानी कि ये हो गया, जो नदियाँ दो आब कहाँ होंगे, जहाँ नदियाँ ज़्यादा बहेगी, तो पंजाब में नदियाँ ज़्यादा बहती थी, यहाँ दो आब क्षेत्र है। और जहाँ घाटी कहाँ होगी, जहाँ पहाड़ियाँ ऊँची ऊँची बहुत होगी, तो जो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ पर्वत हैं, तो वहाँ क्या होगी, घाटियाँ ज़्यादा होगी, कश्मीर घाटी है, या फिर पाकिस्तान में हम देखते हैं स्वात घाटी वगैरह पीओके में। तो ये चीज़ें जो हम मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो अब इनके बीच में नदियों के बीच के 2 आब वाले भाग हैं, इनको अलग अलग जो है नामों से जाना जाता है। अगर हम पढ़ते हैं कि भाई इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से जब देखते हैं तो हमें अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ हम जैसे सिंधु नदी है, और सिंधु और ये यहाँ पे झेलम आके मिल जाती है, तो सिंधु और झेलम के मध्य को सिंध सागर दोआब कहते हैं। कौन सा, सिंध सागर दोआब, ये हो जाएगा यहाँ पे सिंध सागर दोआब। फिर झेलम और जो है चिनाब के बीच में
तो ये हो जाएगा यहाँ पे साज दोआब, इसको पढ़ते हैं साज दोआब, झेलम और सिनाब के बीच में। फिर जो सिनाब और रावी के बीच में, तो ये सिनाब और रावी के बीच में इसको रसना दोआब पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? रसना दोआब कहते हैं। और जो है रावी और व्यास के जो मध्य का बीच जो मतलब दोआब है उसको बारी या वारी दोआब कहते हैं। तो तो व्यास और जो रावी नदी है। फिर यहाँ से सतलज और जो है रावी जो के मध्य का दोआब है इसको विष्ट दोआब कहते हैं। तो ये हो गया व्यास और सतलज के मध्य के जो विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में कौन कौन से हैं? भारत में बारी, रसना और विष्ट, ये हम कह सकते हैं। और वो जो कि पंजाब में स्थित है। तो इस प्रकार से इनके भाग है। फिर पंजाब में जो ये 3 तो हो गए दोआब, और उसके बाद आता है मालवा का मैदान, यानी कि मालवा का पठार है वो तो कहाँ है? राजस्थान में स्थित, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि मालवा का जो ये पंजाब में, तो पंजाब में क्या हो जाएगा? मालवा का मैदान, क्योंकि नदियाँ पंजाब दोआबी क्षेत्र है या नदियाँ जहाँ से निकलती है मैदान ही होंगे। तो ये मालवा का मैदान वो तो है पंजाब में, लेकिन मालवा का पठार आ गए तो ये यहाँ पे होगा, ये हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले ये भाग में यहाँ मालवा का पठार, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार, दक्कन जो पठार है प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसका भाग है। अब हम देख लेते हैं पंजाब में कुछ खासकर ऐसे जो जगह से संबंधित या जानकारी है उसको देख लेते हैं पंजाब के मैप में ही, और वहाँ हम अच्छे से समझेंगे इसको कि हमारे कितने ये काम के हैं। पंजाब में कोई पर्वत नहीं है, सीधे मैदान ही है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय इसको कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग कश्मीर में स्थित है, लेकिन पंजाब में नहीं है, फिर भी उसको उस नाम से जाना जरूर जाता है। अब हम देखते हैं कि पंजाब की राजधानी हमने देखी थी चंडीगढ़, और अब यहाँ अलग अलग शहरों के जो नाम है, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है पठानकोट, ये सबसे ऊपर पठानकोट दिखाई दे रहा है। तो पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है, हम कह सकते हैं एयरबेस, किसका? AIF, इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो पठानकोट एयरबेस पे हमला किया था, तो भारतीय सेना ने वापस क्या की थी? सर्जिकल स्ट्राइक, जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और जब उन्होंने पुलवामा में हमला किया तो हमने वहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी। तो पुलवामा है वो पड़ जाता है यानी कि हमारे जो है उधर जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो पठानकोट है ये पाकिस्तान और इसकी जम्मू कश्मीर और हमारी पंजाब वाली सीमा में, तो ज़्यादातर ये पंजाब में पड़ता है, तो स्थित तो पंजाब में भौगोलिक रूप से, तो ये हम कह सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ आपको दिखेगा कि कपूरथला, ये रहा यहाँ पे कपूरथला जो है जालंधर के ऊपर और गुरदासपुर के नीचे जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कपूरथला। तो कपूरथला में जो है ट्रेन कोच फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, कोच फैक्ट्री, यहाँ जो है गाड़ी, ये मतलब ट्रेन की जो यहाँ बोगी बनती है, एक तरह कह सकते हैं ट्रेन के डिब्बों का निर्माण होता है। फिर हम उसके नीचे आएंगे तो यह हमें दिखेगा ये जैसे फरीदकोट हो गया, लुधियाना हो गया। तो लुधियाना और जो आपको ये लुधियाना दिख रहा है, लुधियाना और जालंधर, ये दोनों वस्त्रों के लिए, ऊनी वस्त्र हम कह सकते हैं, ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है तो कौन कौन से? लुधियाना और हम ये कह सकते हैं हमारे लुधियाना और जालंधर, ये दोनों ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस हैं या बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर ये देखो बठिंडा, यहाँ पे बठिंडा में जो है मतलब यानी कि सेना का जो छावनी है, मुख्यालय हम कह सकते हैं, किसका? मतलब पंजाब में वहाँ सेना है तो उसका मुख्यालय यहाँ पे इसको क्या जाता है? पंजाब में बठिंडा कैंट कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं बठिंडा कैंट। अब कैंट क्या होता है? मतलब जैसे जिस प्रकार हम कहते हैं एग्जामिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सिर्फ शॉर्ट में एग्जाम बोलते हैं। उसी प्रकार सेना जहाँ रहती है तो उसको कंटेनमेंट कहता है, कंटेनमेंट जोन, तो कंटेनमेंट कहा जाता है, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैंट। तो ये हो गया जैसे बठिंडा कैंट हो गया। तो पंजाब में यहाँ कौन सी सेना, मतलब सेना की कौन सी रेजिमेंट होगी? तो पंजाब, तो वैसे ये पंजाब की है तो पंजाब रेजिमेंट की यहाँ जो सेना रहेगी। पंजाब के बहुत बड़े बड़े जो वो होते हैं क्या, मतलब यानी पंजाब के सैनिक हैं वो बहुत लंबे हाइट में होते हैं, पंजाब के लोग, तो पंजाबी सेना मतलब पंजाब रेजिमेंट के लोग बड़े हाइट वाले होते हैं। और आपको पता होगा कि जब गालवान घाटी में भी चाइना और इंडिया के बीच में जब डिस्प्यूट हुआ था, तो उसमें सबसे पहले बिहार रेजिमेंट वाले गए, तो जिन्होंने कहते हैं बिना हथियारों के साथ, हमारे मशीन के साथ युद्ध नीति है कि हम वहाँ हथियार नहीं चलाते हैं, तो फिर उन्होंने हाथों से ही धुलाई कर दी थी चीन वालों की, यानी कि इतना। फिर सरकार ने जो है मतलब सेना अधिकारियों ने या फिर कैसे सेना प्रशासन ने थोड़ी रेस्ट दी थी बिहार रेजिमेंट को कि आप थोड़े दिन आराम करिए, आप बहुत मान काम करके आए
और फिर उन्होंने जो है पंजाब रेजिमेंट को वहाँ भेज दिया कुछ दिन के लिए। अब चीन वाले ऊपर से देख रहे हैं तो भाई 7-8 फुट का एक बंदा खड़ा हो, चीन वाले बेचारे वो छोटी छोटी आँखों वाले नमूने, तो इसलिए वहाँ पंजाब रेजिमेंट को भेज दिया गया था। फिर लुधियाना में ऊनी वस्त्र और ये देख ही लिया था कि मतलब जो है इस प्रकार से दिल्ली कैंट है, जोधपुर कैंट है, तो ये कैंट हम कह सकते हैं बठिंडा में जो पंजाब रेजिमेंट का जो कैंट है यहाँ छावनी है। फिर हम देखते हैं कि चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के पास हमारा पड़ता है अमृतसर। अमृतसर में जो है धार्मिक स्थल है अमृतसर, तो अमृतसर तो एक धार्मिक है, यहाँ स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण किया। अमृतसर के बारे में सर मतलब होता है तालाब, सर का मतलब होता है तालाब, और अमृत यानी कि जो सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, उनको अकबर ने, किसने, मुगल शासक अकबर ने 500 बीघा जो ज़मीन दी थी कि आप यहाँ निवास करिए, शहर बसा सकते हैं, यहाँ रहिए, मतलब दान दे दी एक तरीके से, क्योंकि वो गुरु थे, गुरु को दान में दे दी। तो उन्होंने उनको जो दान में ज़मीन मिली थी यानी कि, तो वहाँ पर उन्होंने एक सर यानी तालाब बना दिया। फिर वहाँ एक मंदिर बनाया, हरमंदिर साहिब का जो मंदिर बनाया। फिर वो आगे जाके जो है ये अमृतसर कहलाया। और यहाँ कहते हैं कि जो जलाशय था तालाब का वो बहुत पानी मीठा था, अमृत जैसा था, इसलिए इसका नाम अमृतसर हो गया। फिर इस पर जो ये अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है उसको बनाने का काम गुरु अर्जुन देव ने किया था, यहाँ हम रख सकते हैं, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। देखिए स्थापना अमृतसर की किसने की थी, वो तो रामदास थे, क्योंकि अकबर ने उनको ज़मीन दी थी। और फिर इस पर सोने गढ़ाने का काम या वो कह सकते हैं तो स्वर्ण जो अमृतसर के मंदिर पे ये करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। किसने, रणजीत सिंह ने इस पर जो स्वर्ण है या सोना की जो परत चढ़वाई थी। और कहते हैं कि रणजीत सिंह के समय जो पंजाब की राजधानी थी वो कहाँ, लाहौर थी, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान पंजाब दोनों एक ही थे। तो रणजीत सिंह जी का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। आधुनिक काल में हम देखते हैं अंग्रेज के और आंग्ला जो ये पंजाब युद्ध होते हैं अंग्रेज़ों के, और उसमें भी काफ़ी उनकी भूमिका रहती है, और बहुत बड़ा साम्राज्य था। कहते हैं वो बहुत युद्ध कौशल के जो बड़े मतलब यानी कि अच्छे ज्ञाता थे, जानकार थे, और उनकी सेना में बहुत एक तरीके से बहादुरी लड़ने वाली थी। मतलब उनको एक कुशल सेनागार या सेनापति या शासक कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे पटियाला है, तो पटियाला आपको पता है पंजाब में ये रहा, तो पटियाला बहुत फेमस है कुछ चीज़ों के लिए। एक तो जैसे शराब के लिए पटियाला पैक लगा के गाना भी है, तो शराब के लिए। दूसरा सूट के लिए, मतलब यहाँ कपड़े सलवार वगैरह जो पटियाला सूट हैं वो बहुत फेमस है। और दूसरी है कि जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पटियाला में ही फेमस है। वहाँ के जो भी गाने हैं वो पंजाब मतलब यानी कि पंजाबी जो है, वहाँ हम कह सकते हैं कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री पूरी विकसित कहाँ हुई है, पटियाला में। आज भी उनके जो है मैन वही हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे हम ये पंजाब का मोगा है। यहाँ आपको पता है मोगा से लेके जो रिफाइनरी बन रही है राजस्थान में, तो पंजाब के मोगा से लेकर ये जो रिफाइनरी इस प्रकार इसका जो पंजाब में हम खास इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज जिस तौर में हमने देखा कि पंजाब में कौन कौन से जो हैं पंजाब में, क्योंकि भौगोलिक रूप से तो देखा जाए तो इसमें कोई खास इतनी चीज़ें हैं नहीं, और क्योंकि पंजाब जो है एक मैदानी भाग है, तो मैं इसमें पहाड़ ज़्यादा इतना है नहीं, और यहाँ नदियाँ हैं उनको हमने देखा है, वो दुआब हैं वो देखे हैं, साथ ही पंजाब की कुछ इंपॉर्टेंस है। फिर आपको देखा कि पंजाब में एक जो 1984 में एक घटना हुई थी, उसके लिए पंजाब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, यहाँ कहते हैं खालिस्तान वालों ने या कुछ अलग पंजाब जो है उन्होंने मांग कर दी थी कि अलग पाकिस्तान वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, और यहाँ कहते हैं आतंकवादी घुस गए थे स्वर्ण मंदिर में, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा इंदिरा गांधी जी को, या मतलब कह सकते हैं भारत सरकार को। तो उन्होंने जो यहाँ इनको भगाया किया, और फिर कहते उन्हीं में से कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी की जो हत्या की थी, तो वही कोई थे जो उस इन्फ्लुएंस थे, उनसे जो प्रभावित थे वो लोग थे। तो ऐसा हम जो इतिहास में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिटिकली या फिर जो जियोग्राफिकली जो एक तो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो भी देखी। खासकर इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखा, और एक बांध और जो बैराज में क्या फ़र्क होता है ये भी देखा, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो बेसिक वो भी देखी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो या इनिशिएटिव पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।